हेलो स्टूडेंट, मैं कौशल कुमार, फर्स्ट ईयर सी कॉमर्स अकाउंट फर्स्ट के विषय में आपको पहले चैप्टर के विषय में बताएंगे, जो कि आपका जर्नली विषय प्रवेश के बारे में बताएंगे। क्योंकि साधारण सी बात है, हम 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा, जानकारी ली होगी कि विषय प्रवेश में हमारा दिया हुआ है पुस्तक पालन। बुक कीपिंग की नींव है जिस पर वर्तमान व्यापार का ढांचा ठहरा हुआ है। बताया गया है कि बुक कीपिंग पुस्तक पालन वह नींव है जिसका वर्तमान व्यापार का ढांचा ठहरा हुआ है। पुस्तपालन और लेखाकर्म मुख्यतः पुस्तपालन और लेखाकर्म इसके दो रूप होते हैं। एक होता है पुस्तपालन एवं लेखाकर्म के बारे में आप लोगों को बताएंगे हम कि थोड़ा सा डिटेल में बता दें कि मनुष्य की स्मरण शक्ति सीमित है। हम लोग पुस्तपालन हमारे इस कॉमर्स के अंतर्गत बताया जा रहा है कि व्यक्ति कैसे कैसे सारी वस्तुओं को याद नहीं रख सकता। जो हमारे दैनिक क्रियाएं होती हैं, समस्त चीज़ों को याद नहीं रख सकते, उनके बारे में हम बताएंगे कि पुस्तपालन की आवश्यकता मुख्यतः इसलिए होती है कि मनुष्य स्मरण शक्ति सीमित होती है। मनुष्य की याद रखने की शक्ति सीमित होती है। क्या होती है? सीमित होती है। तो जब हमारी याद करने के लिए 2, 4 से 8 चीज़ों को हम याद रख सकते हैं। उसके बाद में कह रहा है व्यवसाय वित्तीय स्थिति की उपार्जन शक्ति जनता की आवश्यकता है। हम इसलिए बता रहे हैं कि व्यापार किया जाता है या व्यवसाय किया जाता है, उसमें वित्तीय आंकड़े होते हैं, वर्ष भर के लेके किए जाते हैं। उनके बारे में सारी जानकारी आज व्यक्ति अपनी स्मरण शक्ति के द्वारा नहीं याद रख सकता। उस विवरणों को याद करने के लिए क्या कह रहा है? विवरण को याद करने के लिए क्या कह रहा है? विवरण को याद करने के लिए हम क्या करते हैं? लेखांकन की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी वित्तीय स्थिति होती है व्यापार की, उसकी स्थिति को याद रखने के लिए क्या करने के लिए? याद रखने के लिए लेखे किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? लेखे किए जाते हैं। यह सदैव किसी वस्तु को हम साधारण सी बात समझ लें कि किसी वस्तु सारी वस्तुओं को सदैव हम याद नहीं रख सकते, इसीलिए हम इन लेखों को करते हैं। व्यवसाय में 2 प्रकार के लेख होते हैं, क्रय और विक्रय। क्या होता है? एक होता है क्रय और विक्रय। इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। क्रय विक्रय किए जाते हैं तो तमाम प्रकार के क्रय विक्रय होते हैं, अनेक प्रकार से होता है। कोई वस्तु खरीदी या सामान खरीदा या व्यापार किया, सब में वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। तो समझ गए इसके बारे में। हमने बताया पुस्तपालन के बारे में। व्यापार होता है, व्यापार जो है एक नींव, जैसे दीवार खड़ी की जाती है उसी प्रकार से पुस्तपालन एक व्यापार की नींव होता है, जो एक ढांचे के समान वह ठहरा हुआ है। भाई व्यापार करेंगे तो वो सीधे सीधे पुस्तपालन के लेखों जो लेके गए जाते हैं वो उनके ढांचे के अनुसार ठहरा हुआ है। आपको मैंने ये बुक कीपिंग के वर्तमान ढांचे के बारे में बताया। अब हम आएंगे, पहला पॉइंट आएंगे पुस्तपालन एवं लेखाकर्म का इतिहास, जिसमें कह रहा है अनेक लेखकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अनेक लेखकों ने कि पुस्तपालन बुक कीपिंग का प्रारंभकर्ता कहा जाता है। पुस्तपालन को बुक कीपिंग का प्रारंभकर्ता कहा जाता है। इन्हें दोहरा लेखा प्रणाली के प्रतिपादक भी कहा जाता है। क्या कह रहा है? पुस्तपालन को लेखाकर्म का कहा जाता है।
जो इसके प्रतिपादक थे उनका क्या नाम था? ल्यूकस पैसियोली। ल्यूकस पैसियोली जो थे उन्होंने दोहरा रेखा प्रणाली का प्रतिपादित किया था। उन्होंने बताया था, कई चीजें बताई थी कि 1949 में 49 में इटली पुष्पालन लेखन के इतिहास में 1449 में इटली में 1494 इटली में वेनिस नगर में इसका पुस्तक कमिटी से प्रकाशित हुई थी। पुष्पालन के संबंध में माना गया है वास्तव में गणित की पुस्तक थी। इसमें एक भाग में समय में लेखापालक और एक विधि में वर्णन किया गया है। इसका मतलब था इसमें जो पुस्तक विकसित की गई थी उसको लेखापालक द्वारा लिखा गया था और लेखापालन इटालियन प्रणाली प्रकट होने पूर्व और उसे इटालियन प्रणाली द्वारा विकसित किया गया था। इसके बाद में हम आपको आगे ले चलेंगे। ये पुष्पालन के आशय में बहुत सी चीजें हुई जो बुक कीपिंग की नींव रखी गई। बुक कीपिंग की अकाउंटेंसी के रूप में आने में पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। जो हमारी अकाउंट थी उसे अकाउंटिंग के रूप में आने में पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। अनेक प्रकार के कार्यों को किया गया जिसमें तुम्हारा फ्रेंच भाषा हो गई, आवश्यकता का जन्म हुआ, व्यक्ति की आवश्यकताओं को देखते हुए व्यवसाय का विस्तार किया गया और इसमें सबसे मेन पॉइंट है जनता के हितों की रक्षा। कि जनता जैसे हमारी जनता जो है जो क्रय विक्रय करती है, वस्तुएं खरीदती है, उनके हितों की रक्षा को देखते हुए व्यवसाय में इसको जोड़ा गया। क्योंकि जनता की तो में हम सारे सौदों का लेखा नहीं रख सकते, इसीलिए पुष्पालन और लेखाकरण के इतिहास के बारे में बताया गया। आगे देखेंगे पुष्पालन का आशय। पुष्पालन का आशय, पुष्पालन के आशय में हम आपको बताएंगे। इसमें सिर्फ पुष्पालन के आशय का मतलब है जब यह पुस्तक क्रय की गई तब क्रेता ने इसके लिए एक राशि विक्रेता को दी। जब यह पुस्तक क्रय की गई तो क्रेता ने एक राशि विक्रेता को दी। यदि क्रेता का खाता विक्रेता के यहाँ, उसने पुस्तक इस गर्भित प्रतिज्ञा के अंतर्गत की है कि इसका भुगतान बाद में कर दिया जाएगा या इस प्रकार मूल्य के हस्तांतरण का सौदा कहा जाता है। बताया गया है कि जब उसने कहा क्रय वस्तु को खरीदने के लिए और फिर उसने कहा इसका भुगतान बाद में कर दिया जाएगा, तो उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आगे देखेंगे हम। इन सौदों को मौद्रिक रूप में लिख लिया जाता है, इन्हें लेखा पुस्तक कहा जाता है। पुष्पालन के आशय का मतलब है सौदों को मौद्रिक रूप से लिखना। लिख लिया जाता है। मौद्रिक रूप से लिखने का मतलब है कि हम उनको मौद्रिक रूप से लिख लेते हैं और उनको लेखों को पुष्पालन कहा जाता है। इन्हीं लेखों को पुष्पालन कहा जाता है। जो सौदे हमारे लिखे जाते हैं उन्हें पुष्पालन कहा जाता है। आगे देखेंगे हम। अब इसमें बहुत से राइटर हुए हैं, जैसे विलियम पिकिल्स ने अपना विचार व्यक्त किया है। विलियम पिकिल्स एक राइटर का नाम है। दूसरा स्पाइसर एंड पैगलर, स्पाइसर और पैगलर लेखक हैं, दूसरे लेखक। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। डोनाल्ड कजिन हैं,
रोलैंड है, बीजी बिक्री हैं, ये सब लेखक हुए। कौन कौन लेखक हैं? अब हम इन पांचों लेखकों के नाम आपको बता रहे हैं। आर्थर फील्डहाउस पहला लेखक है। आर्थर फील्ड हाउस। दूसरा लेखक है हमारा, पहला है, दूसरा लेखक है हमारा विलियम पिकल्स। विलियम पिकल्स, विलियम पिकल्स दूसरे लेखक ये है। तीसरे है हमारे स्पाइसर, तीसरे हैं हमारे लेखक स्पाइसर एवं पेगलर। स्पाइसर लिखो चाहे पेगलर लिखो, एक ही बात है। और उसके बाद में डोनाल्ड कजिन। इसके बाद में हमारे चौथे लेखक हैं डोनाल्ड कजिन। डोनाल्ड कजिन। और चौथे लेखक, पांचवें लेखक है हमारे रॉलैंड। बहुत से लेखक हैं, जैसे 4-5 कार्टर हुए, बीजी बिक्री हुए। ये आज लेखकों में सभी लोग आते हैं जिन्होंने अपने अपने विचार अलग अलग व्यक्त किए हैं। जैसे आर्थर फील्ड कह रहे हैं पुष्प पालन कला एवं विज्ञान है। क्या कह रहा है? पुष्प पालन कला एवं विज्ञान है। जो कि कह रहा है वित्तीय सौदे पुस्तकों में इतना सही लिखा जाता है, किसी समय पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि कितनी निश्चितों में लाभ हुआ है या हानि। हमारे आर्थर फील्ड कह रहे हैं कि किसी समय हमारे व्यापार में कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि, इसके बारे में समय समय पर वो जानकारी ले सकते हैं। आगे देखिए, हम आपको दूसरे लेखक के बारे में बताएंगे। कुछ लेखकों में आलोचनाएं भी होती हैं। कुछ लेखक जैसे जो होते हैं उनमें कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। जैसे इन्होंने कहा है आर्थर फील्ड ने कि इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है। क्या स्पष्ट नहीं किया गया, हम आपको बताते हैं। जैसे कहा गया पुष्पालन और लेखाकरण का उद्देश्य बताया गया तथा स्पष्ट प्रकट किया गया है कि पुष्पालन क्या है, मतलब लाभ हानि के बारे में बताया जा रहा है। पुष्पालन क्या के विषय में क्या बता रहे हैं? लाभ हानि। ये इनकी एक आलोचना है। पुष्पालन को लाभ हानि के साथ जोड़ दिया जा रहा है। आगे देखेंगे दूसरे राइटर्स। विलियम पिकल्स। देखो मैं आपको दूसरे राइटर्स के बारे में बताऊंगा। विलियम पिकल्स जो हमारे लेखक हैं उन्होंने पुष्पालन को अपने ढंग से बताया है। पुष्पालन की प्रणाली का प्रयोग लगभग सभी जगहों पर किया जाता है। पुष्पालन की प्रणाली का प्रयोग लगभग सभी जगहों पर किया जाता है, जिसके अंतर्गत दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है, एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट। कौन कौन? पहला डेबिट, दूसरा क्रेडिट। क्रेडिट के बारे में बताया जा रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि बस इसमें एक बात बताई गई, डेबिट और क्रेडिट, ऋणी और धनी। ये हो जाएगा ऋणी और ये हो जाएगा धनी। इसमें पिकल्स ने कहा है दो ही चीजें होती है, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है।
स्पाइसर अलग अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। स्पाइसर जो तीसरे लेखक है हमारे, वो अपना अलग विचार व्यक्त कर रहे हैं। क्या विचार व्यक्त कर रहे हैं कि पुष्पालन व्यवसाय तथा अन्य शब्दों को मुद्रा के रूप में लिखने की कला है। किसके रूप में? मुद्रा, मुद्रा के रूप में लिखने की कला है। मुद्रा के रूप में लिखने की कला है। इसमें बताया गया है कि और जिसका आलोचना है, जिसने आलोचना की है, उसने क्या बताया है कि आलोचना ये की है कि पुष्पालन केवल कला ही नहीं, विज्ञान भी है। कला ही नहीं, विज्ञान भी है। किंतु उपयुक्त परिभाषा पर प्रकाश डाला गया है। बताया गया पुष्पालन कला ही नहीं, विज्ञान भी है। ठीक है, कला ही नहीं, विज्ञान भी है। आगे देखेंगे। विज्ञान भी है। आगे देखेंगे। हमारा चौथा लेखक है डोनाल्ड कजिन। क्या लेखक का नाम है? डोनाल्ड कजिन। आगे देखेंगे हम। व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में मुद्रा के या मुद्रा मूल्यों के रूप में शुद्धता से किया जाता है। जो व्यवहार किए जाते हैं हमारे, वो मुद्रा के रूप में लेखों के बारे में किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है एक लेखक हुआ कहता था बीजी विक्री। इन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त किया है कि बताया इन्होंने अपन बीजी बिक्री ने बताया है पुष्पालन के अंतर्गत क्रय विक्रय किया जाता है तथा कला एवं विज्ञान दोनों है। कला के द्वारा और विज्ञान के द्वारा सौदों के लेखों को पूर्णतया विकसित किया जाता है, जिसमें एक निश्चित सौदे होते हैं। अब सभी सौदे होते हैं, सौदों को ध्यान में रखने के लिए उनकी गणना की जाती है या तुलना की जाती है। और उसमें बताया है परिश्रम के सौदे। परिश्रम जैसे व्यक्ति कार्य करता है तो उनकी सबको लेखों को शुद्धता से रखा जाता है, गणना की जाती है। आगे देखेंगे हम। आपको मैंने लेखों के बारे में बताया। ये हो गई हमारी पुष्पालन के आशय के बारे में। अब हम आएंगे पुष्पालन की विशेषताएं। कह रहा है चैप्टर है हमारा विषय प्रवेश के अंतर्गत हम बता रहे हैं पुष्पालन की विशेषताओं के बारे में कि हमारा कह रहा है नंबर 1 विज्ञान और कला। यह विज्ञान इसलिए है कि इसमें क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है। यह विज्ञान इसलिए है, इसमें क्रमबद्ध का समूह है, निश्चित सिद्धांतों पर आधारित है, इसके कुछ नियम तथा कुछ निश्चित उद्देश्य, इसलिए इसे कला कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कला कहा जाता है। इसके लेखे निर्धारित नियमों के अनुसार किए जाते हैं। इसमें जो लेखे किए जाते हैं वो निर्धारित नियमों के अनुसार किए जाते हैं और इनके ये किस लिए किए जाते हैं? उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब आपको हम दूसरी हेडिंग बताएंगे वित्तीय प्रकृति के सौदों का लेखा मौद्रिक रूप में। जो हमारी वित्तीय स्थिति होती है, जैसे इसमें केवल वित्तीय स्वभाव के सौदों का लेखा है, सभी सौदों का नहीं। वित्तीय प्रकट जो हमारे व्यवसाय से संबंधित होते हैं उन्हीं सभी सौदों का लेखा होता है और कोई लेखा
नहीं किया जाता है, सभी शब्दों का नहीं होता, इसमें केवल मौद्रिक रूप में लेखों को किया जाता है। आगे देखिए, संख्या आदि का प्रयोग किया जाता है। संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 जो जोड़ घटाना होता है, प्लस और माइनस, उन सब की गणना की जाती है। आगे देखेंगे, कुछ निश्चित पुस्तकें होती हैं, कुछ निश्चित पुस्तकों में इसकी कुछ पुस्तकें निश्चित होती हैं। लेखाकरण के कुछ निश्चित पुस्तकें होती हैं जिनके अंग्रेजी प्रणाली में जर्नल, अंग्रेजी प्रणाली में क्या कहते हैं, जर्नल कहा जाता है, या लेजर। भारतीय प्रणाली में इसे क्या कहा जाता है, कच्ची रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही। भारतीय प्रणाली में इसे क्या कहा जाता है, कच्ची रोकड़ बही और पक्की रोकड़ बही आदि कहा जाता है। आगे देखेंगे, अगली हेडिंग निश्चित प्रणाली के अनुसार कह रहा है, या अति आवश्यक सौदों का लेखा करने के लिए किसी निश्चित प्रणाली का प्रयोग किया जाए, किसी निश्चित प्रणाली का प्रयोग किया जाए। जो कोई प्रणाली होती है उस निश्चित प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, चाहे भारतीय बही खाता प्रणाली हो, चाहे पाश्चात्य बही खाता या अंग्रेजी बही खाता प्रणाली हो, सभी प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखेंगे, निश्चित रूप से नियमानुसार कह रहा है, जब यह निश्चित कर लिया जाता है कि प्रणाली के अनुसार लेखा किया जाएगा और करते समय उन सब नियमों का पालन किया जाना चाहिए। जो निश्चित प्रणाली होती है उसके अनुसार उन सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। जैसे नियम हो हमारे, उन सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। आगे देखेंगे, इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य में हम आपको बताएंगे। इसका उद्देश्य होता है, किसी न किसी का उद्देश्य, ये जो लेखे किए जाते हैं, जो क्रय विक्रय किए जाते हैं, किसी न किसी निश्चित उद्देश्य से किए जाते हैं। इनका कोई न कोई उद्देश्य होता है। कुछ विद्वानों का मत है कि ये लेखे ज्ञात करने के लिए किए जाते हैं। जो समय में कार्यों को किया जाता है उन्हें ज्ञात करने के जाते हैं। और यह ज्ञात क्या करना होता है, जो लेखे किए जाते हैं उसमें यह ज्ञात किया जाता है कि हमें लाभ हो रहा है या हानि, या लाभ हो रहा है या हानि, उनको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तलपट बनाने से पूर्व लेखांकन संबंधी सभी क्रियाओं का पालन किया जाता है। तलपट बनाने के लिए विज्ञापन संबंधी सभी क्रियाओं का पालन किया जाता है। आगे देखेंगे, हमने आपको ये उद्देश्य बताए, फिर हम पुष्पालन लेखाकरण की पद्धतियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पद्धतियों बारे में हमारी इसकी कुछ वित्तीय पद्धतियाँ निम्न है। नंबर 1 रोकड़ प्रणाली। नंबर 1 क्या है, रोकड़ प्रणाली। नंबर 2 इकरा लेखा प्रणाली। नंबर 3 दोहरा लेखा प्रणाली। नंबर 4 भारतीय बही खाता प्रणाली। ये कितनी प्रणालियाँ हैं, ये हमारी 4 प्रणालियाँ हैं। रोकड़ प्रणाली के अंतर्गत आते हैं जहाँ लेन देन पूर्णतः रोकड़ी के किए जाते हैं, मतलब जहाँ सौदे नकद किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं, नकद किए जाते हैं तथा इनका लाभ कमाना नहीं होता है। रोकड़ी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इनका क्या उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। क्या कमाना, लाभ कमाना नहीं होता है। आगे देखेंगे, अस्पताल, धर्मार्थ संस्थाएं, शिक्षा संस्थाएं व पुस्तकालय। कौन कौन आ रहा है, अस्पताल। क्या हो गया, अस्पताल जनता की सुविधाओं के लिए होते हैं। ये किस में आ जाता है, ये रोकड़ प्रणाली के अंतर्गत आता है। कई सिस्टम के अंतर्गत आता है। धर्मार्थ संस्थाएं जो धर्म के कार्यों के लिए होती हैं, उनको वो सब आती हैं।
शिक्षा संस्थाएं, शिक्षण व्यवस्था जो विद्यालय वगैरह होते हैं उनको इसके अंतर्गत लिया जाता है। और नंबर 4 पे आता है पुस्तकालय संस्थाएं आदि। इकहरा लेखा प्रणाली। नंबर 2 आ गया हमारा इकहरा लेखा प्रणाली, जो कि इस प्रणाली के अंतर्गत कुछ हम आपको बताएंगे। कुछ सौदों के लिए एक रूप में लेखा किया जाता है, कह रहा है कुछ सौदों के लिए एक रूप में लेखा किया जाता है, इसे इकहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। यह पद्धति लगभग प्रचलन से बाहर हो चुकी है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यह हमारी पद्धति लगभग प्रचलन से बाहर हो चुकी है, लगभग प्रचलन से बाहर हो चुकी है। आगे हम बताएंगे दोहरा लेखा प्रणाली में। यह प्रणाली हमारी प्रत्येक सौदे के इसमें दोनों रूपों में लेखा किया जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों का लेखा किया जाता है। आगे लिखिए, आगे देखेंगे बच्चे भारतीय बही खाता प्रणाली। तो यह भारतीय बही खाता प्रणाली है, यह हमारी इंडियन सिस्टम पर आधारित है, जो हमारी देसी भाषा में लिखी जाती है। भारतीय बही खाता प्रणाली देसी भाषा में, जैसे हिंदी में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 प्रकार से बन सकता है। ये 9 और ये 9 और ये 9 भी 9 कहा जाता है। और ये होता है हमारा 10, जो इसे हम हिंदी में भारतीय बही खाता प्रणाली कहा जाता है। इसके अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको इस पुस्तपालन तथा लेखाकरण के अंतर के बारे में बताएंगे। पुस्तपालन एवं लेखाकरण का अंतर जो कि हम आप लोग पढ़ रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम पुस्तपालन के अंतर्गत सौदों को लिखा जाता है। सौदे जो होते हैं, सौदों के बारे में बताएं। पुस्तपालन और लेखाकरण। पुस्तपालन में प्रारंभिक पुस्तकों में सौदे लिखे जाते हैं, और लेखाकरण में जांचने के बाद उससे संबंधित को जांचने के बाद में ठीक या है या नहीं, इसके बारे में जानकारी लेने के बाद में किया जाता है। पोस्टिंग के मतलब पोस्टिंग करना। इसकी सहायक पुस्तकों में खाता बही में पोस्टिंग की जाती है। इसकी सहायक पुस्तकों में खाता बही में पोस्टिंग की जाती है। आगे देखिए, लेखाकरण में इसमें पोस्टिंग की जांच करना है कि नहीं, कह रहा है हमें लेखाकरण में इसकी पोस्टिंग की जांच करना है कि नहीं। आगे देखेंगे, इसमें समायोजन और भूल सुधार के लेखे शामिल नहीं है। पुस्तपालन में कह रहा है इसमें समायोजन और भूल सुधार के लेखे शामिल नहीं है। आगे देखेंगे, इसमें समायोजन और भूल सुधार के लेखों को सम्मिलित किया जाता है। लेखाकरण में पुस्तपालन के समायोजन और भूल सुधार के लेखों को सम्मिलित किया जाता है। आगे देखेंगे, इसके अंतर्गत पुस्तपालन के अंतर्गत माल खाता, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा नहीं आता है। पुस्तकालन के अंतर्गत माल खाता या व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा नहीं आता है। और लेखाकरण के अंतर्गत माल खाता या व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाया जाता है। इसमें व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठा नहीं आता है। इसमें व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठा आता है। आगे देखेंगे, हम इसके बारे में आपको 5 पॉइंट बताए। छठा पॉइंट और बताएंगे। एक पुस्तपालक लेखकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, और इसमें लेखापालक पुस्तपालन के उत्तरदायी होता है, क्योंकि उसी देखभाल में पुस्तपालन किया जाता है। इसमें उसकी देखरेख में लेखे किए जाते हैं। या स्वयं उत्तरदायी होता है या स्वयं उत्तरदायी नहीं होता है।
आगे देखेंगे हम कुछ इसमें बताया गया है। जैसे हम सौदों के बारे में बताएंगे, बहुत से सौदे होते हैं इसमें हमारे। जैसे कह रहा है पुष्पालन लेखाकरण का उद्देश्य दो प्रकार से होता है। नंबर एक मुख्य उद्देश्य और या अन्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत हम बताएंगे आपको। मुख्य उद्देश्य में हमारा आता है, मुख्य उद्देश्य में हमारा आता है कि जिन प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पुष्पालन का लेखा किया जाता है। जिन प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पुष्पालन के लेखे किए जाते हैं। जैसे नंबर एक, व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि, इस चीज की जानकारी रखने के लिए पुष्पालन में लेखों को किया जाता है। यदि लाभ हुआ है तो कितना, यदि हानि हुई है तो कितनी, यह पुष्पालन के अंतर्गत लेखों में किया जाता है। नंबर दो, एक निश्चित उद्देश्य से व्यापार की कितनी संपत्तियां एवं कितने दायित्व हैं। हमें जानकारी होनी चाहिए हमारे व्यापार की कितनी संपत्तियां और कितने दायित्व हैं। इस चीज के विषय में समस्त जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। आगे देखेंगे, यह ज्ञात करना कि व्यापार उन्नति पे है या अवनति पे। इसका मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि यह व्यापार उन्नति पे है या अवनति पे है। आगे देखेंगे हम कि कह रहा है प्रत्येक व्यापारी यह जानना चाहता है कि इस निश्चित समय पर कितनी धनराशि देनी है। प्रत्येक व्यापारी को यह जानना होता है कि निश्चित समय पर कितनी धनराशि किसको और किस किस व्यापारी को कितनी धनराशि देनी है और किससे कितनी धनराशि लेनी है। यह जानकारी संपूर्ण रखनी होती है। आगे देखेंगे, एकाकी व्यापार एवं साझेदारी संस्था द्वारा पुष्पालन लेखाकरण रखना भारत में अनिवार्य नहीं है। भारत में यह प्रणाली अनिवार्य नहीं है। अब हम आपको बताएंगे अन्य उद्देश्यों के बारे में। जो अन्य उद्देश्य हैं उनमें मुख्य उद्देश्यों के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं, आपको बहुत सी सूचनाएं दी जा चुकी हैं। जैसे यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि कितना माल है और उसमें किस उद्देश्य के लिए है, लाभार्जन के लिए कितना है या हानि के लिए कितना है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। नंबर दो, व्यवसाय में रोकड़ की क्या स्थिति है। व्यवसाय में रोकड़ की हमारी क्या स्थिति है, क्या नहीं है। नंबर तीन, कर्मचारी की त्रुटियों व कपटों को जाना जा सकता है। और कह रहा है कि व्यवसाय द्वारा कर्मचारी की त्रुटियों और कपटों को जाना जा सकता है। अगला पॉइंट, बहुत से व्यापारी निर्धारित करते हैं आवश्यक जानकारी प्राप्त। बहुत से व्यापारी ऐसे होते हैं जो अपने उद्देश्यों को निर्धारित कर लेते हैं, हमें कितना लाभ हुआ है या कितनी हानि, सारी जानकारी प्राप्त करके लेखे करते हैं। या ज्ञात कि हमें व्यवसाय में क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आज हमारे क्लास में ये पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसका विषय प्रवेश के बारे में बताया और पुष्पालन के लेखाकरण के इतिहास के बारे में बताया, पुष्पालन के आशय के बारे में बताया, पुष्पालन की विशेषताएं जो हमने आपको बताया। जैसे हमारा आशय में हमारा आ जाता था कि 1949 में इटली के ड्यूकस पेसोली एक वैज्ञानिक थे, इनके बारे में जानकारी दी। पुष्पालन की विशेषताओं के बारे में बताया आपको, ये सारा हो गया। फिर हमने इसके राइटरों के बारे में बता दिया, ये फिर हम इसकी पद्धतियों के बारे में बताया, फिर इसके अंतर के बारे में बताया, इसके उद्देश्य के बाद। नमस्कार, आज की वीडियो यहीं से समाप्त।